एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करने वाले सभी स्टूडेंट्स को मेरा प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। चलिए, सीजीएल के प्रीवियस पेपर्स की सीरीज़ में हम लोग 2022 के सीजीएल के प्रीलिम्स के पेपर्स को डिस्कस कर रहे थे। उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग 1 दिसंबर 2020 के शिफ्ट 2 की ओर बढ़ेंगे। शिफ्ट 1 के सभी पेपर्स को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। हम लोगों ने बात करी थी कि इस तरह के 40 सेट होने वाले हैं, तो हम लोगों ने पहला सेट मैथ्स का डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग सेकंड सेट जो मैथ्स का होगा, यानी कि 1 दिसंबर की शिफ्ट 2, ये हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे 25 क्वेश्चंस जो कि 1 दिसंबर की शिफ्ट 2 के होंगे। ठीक है, यहाँ पर सेकंड शिफ्ट होगी, इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सीधे से क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं, एग्जाम के क्वेश्चंस हैं। जिस लेवल का एग्जाम आया था प्रीलिम्स का, जनरली लेवल सेम रहता है। कुछ एक दो क्वेश्चंस अच्छे, बाकी सभी इजी क्वेश्चंस रहते हैं। फटाफट इनको अटेम्प्ट करते हैं। कैसा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, देखिए। k प्लस 1/k, इसका मान कितना दिया गया, -2। आपको फाइंड आउट करना है, वैल्यू बतानी है k² प्लस 4k माइनस 2 अपॉन में k² प्लस k माइनस 5। कई बार क्वेश्चन बहुत आसान होता है, लेकिन एग्ज़ाम का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि बच्चे बहुत छोटी छोटी सी मिस्टेक्स कर देते हैं। एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद जब ख़त्म हो जाता है, रिजल्ट्स आते हैं, आंसर कीज़ आती हैं, तब उन्हें देख के लगता है कि क्वेश्चन तो बहुत आसान था, एग्ज़ाम में नहीं कर पाए। और ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है जो कि ऐसे मॉक टेस्ट देते हैं तो पूरे 25 में 25 क्वेश्चंस करेक्ट करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम प्रेशर नहीं हैंडल कर पाते हैं। उसके पीछे का रीज़न ये है कि जब आप मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं तब बहुत कैजुअली देते हैं, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में जाते हैं तो वो प्रेशर, वो आप उसकी प्रैक्टिस कभी नहीं करते हैं। तो जब भी आप मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं, तब भी बहुत सीरियस होकर के, बहुत अटेंटिव होकर के, और अपने लिए थोड़ा सा माहौल इस तरह का बनाइए कि एग्ज़ाम में जैसा माहौल होने वाला है, आप अपने माइंड को मेकअप कर लीजिए बस। और वही प्रैक्टिस आपको बहुत हेल्प करेगी एग्ज़ाम में भी। तो हर तरह की चीज़ें आप सोचिए जब भी आप एग्ज़ाम को, मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करें। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन देखने में ऐसा बहुत आसान है, लेकिन कई बार लोग इससे इस तक नहीं पहुँच पाते। यहाँ पर इसको डायरेक्टली आप सॉल्व करते हैं, कैसे, k और 1/k दोनों की वैल्यू कैसी हो जाएगी, -1। -1 होने के केस में ये सेटिस्फाई करता है। और अगर आप इसको सॉल्व करने की ट्राई करेंगे तो सॉल्व तो नहीं करेंगे, है ना। सॉल्व करने पर भी किया जा सकता है, लेकिन वैसे नहीं करना है। तो दोनों -1 आ जाएंगे, और -1 यहाँ पर जैसे ही पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 -4 -2 अपॉन में 1 -1 -5। ये यहाँ से खत्म, -6 हुआ, +1, तो माइनस का 5 पर भी माइनस का 5 नीचे भी, तो ये वैल्यू 1 आ जाएगी। यहाँ पर एक +1 होगा, एक -1 होगा, तो इसका आंसर +1, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको अटेम्प्ट करिए। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, और राइट आंसर क्या होगा फाइंड आउट करिए। ओके, तो ये क्वेश्चन भी सिमिलर हो गया ना। x प्लस 1/x का मान दिया गया है 5√2। यहाँ से आप x² प्लस 1/x² का मान निकाल सकते हैं। कैसे आता है, k² -2, इसका स्क्वायर कर दीजिए। 5√2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 दूनी 50, -2, तो ये कितना आ जाएगा, 48। और इससे हम लोग अगर x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की तरफ बढ़ें तो कैसे बढ़ेंगे, फिर से इसका स्क्वायर करके -2 कर दें। इसका स्क्वायर करने के दो तरीके होंगे, या तो आप 50 - 2 का स्क्वायर कर लीजिए, a - b का होल स्क्वायर खोलिए, या फिर इसको नियरेस्ट 10th डिजिट बनाइए। नियरेस्ट 10th डिजिट कैसे बनेगा, 48 के पास 50 होता है, आपने क्या किया, दो जोड़ा, तो जो प्रोसेस किया उसी को माइनस में भी करिए। 48 में 2 जोड़ने पर ये आया, 48 में 2 घटाइए, कितना आ जाएगा, 46। और जो नंबर जोड़ा और घटाया है उसी का स्क्वायर यहाँ पर जोड़ दीजिए। तो 46 का गुणा 50 से करें, या 23 का गुणा 100 से, तो ये आ जाएगा 2300, और 4 जोड़ दीजिए तो 2304, ये इसका सम हो जाएगा। 2304 में से आपको 2 घटाना है, तो कितना आ जाएगा, 2302, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, बोट एंड स्ट्रीम का टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर फाइंड आउट करिए। एक आदमी एक निश्चित दूरी को धारा के अनुकूल 9 घंटे में तय करता है। धारा के अनुकूल जब चलता है 9 घंटे में तय करता है, जबकि समान दूरी को धारा के प्रतिकूल, जब धारा के प्रतिकूल चलता है तो उसे 18 घंटे लगते हैं, है ना।
भाई धारा सपोर्ट करेगी तो समय कम लगेगा, जब धारा अपोज करेगी तो 18 घंटे लगते हैं। वह स्थिर जल में समान दूरी का 3/5वां भाग कितने समय में तय कर लेगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए सभी लोग इसको अटेम्प्ट करिए। जहाँ भी क्वेश्चन अच्छा होगा वहाँ पे मैं आपको टाइम दूंगा सॉल्व करने के लिए, अटेम्प्ट करने के लिए। देखिए, एक फिक्स डिस्टेंस को जब स्पीड के साथ तय करता है तो 9 घंटे, अगर स्पीड के अगेंस्ट तय करता है तो 18 घंटे लगते हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं मानता हूँ कि इसकी स्पीड x है और जो धारा की स्पीड वो y है, तो यहाँ पर स्पीड कितनी हो जा रही है, x माइनस वाई, है ना। तो यहाँ से हम लोग स्पीड्स में एक रेशियो लिख सकते हैं कि जो स्पीड होगी, है ना, वो टाइम के जस्ट अपोजिट होती है, तो ये दुगुनी होगी और ये 1 गुना होगा। ठीक है, या ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्पीड जो उसकी है और जो धारा की स्पीड है, क्योंकि लगने वाला समय कैसा है, जब इस पे 9 घंटे लगते हैं और इस पे 18 घंटे, दुगुना है तो स्पीड भी दुगुनी होगी। तो यहाँ से आप लोग कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाओगे तो एक बार इसको जोड़ोगे एक बार इसको घटाओगे, तो ये कितना आ जाएगा, 3 और 1, ये रेशियो आपका आ जाएगा किसका, नाव की चाल का और धारा की चाल का। 3 और 1 ये आपका रेशियो आ जाएगा। तो 3 और 1 का रेशियो आ जाएगा तो लगने वाला समय कितना होगा, अगर इसको 1 लगेगा तो इसको 3 लगेगा। यहाँ तक कोई भी दिक्कत आई डोंट थिंक होनी चाहिए। तो अब बोल रहा है स्थिर जल में, यानी कि अब इसका यूज अगर वो ना करे, है ना, इसका यूज अगर नहीं करे तो उस केस में वो पूछ रहा है, तो यानी कि सिर्फ 3 की इससे, देखो अगर मैं 3 और 1 इसको लेकर के चलता हूँ तो ये x+y कितना हो गया, ये हो गया 4। अगर वो 4 से तय करता है तो 9 घंटे लगते हैं। तो अब वो पूछ रहा है कि वो समान स्पीड से, मतलब स्थिर जल में y की वैल्यू नहीं ले रहा है, तो 3 से समान दूरी का 3/5वां हिस्सा। मैं कह रहा हूँ समान दूरी को अगर तय करता तो कितना समय लगता, आपने कहा 4 पे 9 घंटे था और ये 3 पर बताना है, तो आपको पता है स्पीड्स जस्ट अपोजिट हो जाती हैं, तो 3 से 4 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर चलते तो 3 की वैल्यू 9, तो 1 की वैल्यू 3, तो 4 3 12, इसको 12 घंटे लगते किसमें, स्थिर जल में समान दूरी तय करने में। तो आपसे पूछ रहा है 3/5वां हिस्सा, इसका 3/5वां हिस्सा इस टाइम पीरियड में वो तय करेगा। 3/5, अभी मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, आई नो कई लोगों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया होगा, बट इसका पहले आंसर निकाल लेते हैं। 12 3 36, 36/5 यानी 7.2। अब देखिए, बहुत फास्ट इस क्वेश्चन को किया जा सकता था, बट मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज आपको ये समझनी है कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ, यहाँ से ये समझना है कि x और y यानी कि जो स्पीड्स हैं वो मैंने अलग अलग 3 और 1 ये कैसे लिख ली। x+y x-y मैंने कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो का यूज किया, यानी कि नीचे वाले टर्म को एक बार ऊपर में जोड़ दिया। नीचे वाले टर्म को एक बार ऊपर में जोड़ोगे तो y से y कट जाएगा, यहाँ आएगा 2x। फिर नीचे वाले टर्म में ऊपर वाले टर्म को ऊपर वाले टर्म में नीचे वाले टर्म को घटा दिया, तो यहाँ से इसको घटाओगे तो x से x कट जाएगा, y से -y घटाओगे तो ये आएगा 2y। 2x और 2y लिखने की जरूरत नहीं है, जो भी लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं वो समझ जाते हैं। 2 में 1 जोड़ा तो 3, 2 में 1 घटाया तो 1, तो ये x और y का रेशियो आ गया। x और y का रेशियो जो आया उसको आप समझिए सबसे पहले स्पीड का। ये रेशियो आया x, यानी कि शांत जल में नाव की चाल 3 है तो जो धारा की चाल है वो 1 है, तो ये आपकी स्पीड आई। तो लगने वाला जो टाइम है वो मैं क्या कह सकता हूँ कि यहाँ पर अगर 1 घंटा लगता होगा तो यहाँ पर 3 घंटा लगता होगा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया था कि जब वो धारा के साथ बहता है तो 9 घंटे लगते हैं, यानी कि धारा के साथ मतलब जब वो 4 की रफ्तार से चलता है तो लगने वाला समय कितना था, 9। तो मैंने पूछा कि अगर वो 4 के साथ ये वैल्यू 9 है तो 3 के साथ ये वैल्यू कितनी हो जाएगी। आपको पता है जस्ट 3 और 1, तो 1 और 3 ऑपोजिट रेशियो, तो 4 और 3, तो 3 और 4, ये रेशियो किसका हो जाएगा, टाइम का। अब यहाँ पर हमें एक एब्सोल्यूट वैल्यू पता है, तो 3 की वैल्यू 9 यानी कि 3 से गुणा कर रहे हैं, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 से गुणा करेंगे, ये आ गया 12। 12 कब मैंने निकाला, जब वो समान दूरी को तय करता। अगर समान दूरी को तय करता तो 12 घंटे लगते, लेकिन क्या पूछ रहा है, समान दूरी को नहीं, 3/5वां हिस्सा, तो इसका 3/5वां निकालेंगे, 12 3 36, 36/5 या 72/10 यानी कि 7.2। आई थिंक अब आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और इस तरह के क्वेश्चन को आप
जैसे ये चीज़ समझ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि विद इन 1 मिनट इसका आंसर, और विद इन 1 मिनट भी बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, जो बच्चे इसको बहुत अच्छे से समझ जाते हैं 30 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स में ईजिली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, फटाफट इसको कर लेते हैं। केरल द्वारा इस्पात के उत्पादन के संगत केंद्रीय कोण क्या है? किसका? इस्पात यानी कि स्टील, तो स्टील के लिए आप देख लीजिए केरल है, सभी का आपको दिया गया है। केरल आपको ढूंढना है, तो केरल कौन सा हो जाएगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा है यानी कि 200। तो 200 कितने में से टोटल सम कहीं पर दिया गया है? 8 और 6 14, 140, 340, 240, 300, 200, 500, 580, 600, 6 2 8, 1000, 1000 हो गया। तो ये तो परसेंट होता तो इतना हो जाता, 100 से गुणा करते। डिग्री पूछ रहा है तो 360 से गुणा करेंगे, 3 जीरो से ये तीनों जीरो कट जाएंगे, 36 दूनी 72। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? एक दुकानदार एक वस्तु को 10% और 20% की क्रमिक छूट पर बेचने पर 44% का लाभ कमाता है। कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए यदि उसी दुकानदार को 15% की छूट पर बेचता है। वही दुकानदार उसी वस्तु को 15% की डिस्काउंट पर बेचता हो। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है? मार्कअप निकालना पड़ेगा। देखिए 10% का डिस्काउंट मतलब 10 से 9 पर, 20% 1/5 होता है यानी कि 5 से 4 पर। ये दो डिस्काउंट देता है, पहले उसका कुछ मार्कअप होगा, उस पे ये डिस्काउंट देता होगा, और फिर उसको फाइनली लाभ होता है कितना? 44%, यानी कि 100 से 144 का। ठीक है, अच्छा, तो 5 और 10 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना आ गया? 50। यहाँ पर है 100, तो ये कितना हो जाएगा? 2। 9 से काटेंगे 144 को 16 आएगा, 4 से काटेंगे 16 को कितना आ जाएगा? 4, यानी कि यहाँ पर आएगा 4। 2 से गए 4, यानी कि 1 से 2 पर जाएंगे, 1 से 2 यानी कि डबल हो रहा है, यानी कि उसका मार्कअप कितना है? 100%। ये उसको मार्कअप मिल गया कितना? 1 से 2। अब क्या बोल रहा है? 10 और 20% का डिस्काउंट ना दे करके सीधे से 15% का डिस्काउंट दे। 15% कितना होता है? 3/20, यानी कि 20 की चीज पर 3 का डिस्काउंट कितने पे सेल करेगा? 17 पर। तो बोल क्या रहा है? कुल लाभ प्रतिशत बताइए। यहाँ से आप लाभ निकाल लेंगे, 2 से इसको काट देंगे, कितना हो जाएगा? 10। तो ये आपका कितना आ गया? 10 से 17। 10 से 17 या 100 से 170, तो सीधे से आप देख सकते हैं 70% का प्रॉफिट हो रहा है। कुल लाभ प्रतिशत कितना है? 70% का उसको लाभ होगा। ठीक है, चलिए इजी क्वेश्चन है, और इनको करने के तरीके आप देखते चलिए, समझते चलिए। अगर एक क्वेश्चन से वो टाइप नहीं कवर होता है तो मैं बहुत लेटर ऑन, थोड़ा जब भी 1-2 ईयर के पूरे पूरे पेपर्स हम लोग डिस्कस कर लेंगे, तब फिर मैं आपको इसके कुछ चैप्टर वाइज भी अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा ताकि आपको हेल्प हो, और वो सारे ही क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के ही रहेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। साइन 30 कॉस 60 के बराबर होता है साइन 60 कॉस 30 के, साइन 40 कॉस 50 के, साइन 50 कॉस 40 के। तो यहाँ पर वैल्यूज को नहीं चेक करना है, यहाँ पर आपको देखना है ध्यान से, और क्वेश्चन का आंसर 1 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? उन संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के बीच का अनुपात क्या है? एचसीएफ और एलसीएम के बीच का अनुपात। देखो कुछ डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं जिसको याद रखो। जैसे अगर एचसीएफ क्या होता है? एच होता है, तो एलसीएम क्या होता है? एच ए बी। और जो नंबर्स हैं वो क्या होते हैं? ये हम लोग डिस्कस करते हैं कि वो नंबर्स एच ए और एच बी होंगे, जहां पर एच सभी में रहता है ना। तो ये एक बात हो गई। दूसरा क्या बोल रहा है? जिनका एलसीएम, तो एलसीएम कितना है? 48 है। तो 48 को हम लोग कैसे लिखेंगे? एच ए बी की तरह। और उन संख्याओं का गुणनफल, देखो संख्याएं क्या है? एच ए और एच बी है, तो उनका गुणनफल कितना आएगा? एच स्क्वायर ए बी। ये उन संख्याओं का गुणनफल आएगा, तो कितना आ जाएगा? 384, है ना। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं? अगर मैं इसमें से इसको डिवाइड कर दूं तो मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी? एच की वैल्यू मिल जाएगी। तो 384 में किसको? 48 को डिवाइड कर देते हैं, तो कितनी बार जाएगा? 50 से इसको 400 की तरह देखो, तो कितनी बार जाएगा? 8 बार जाना चाहिए। 8 64, और कितना हो जाएगा? 6, 8 चौको 32 और 6 38, बिल्कुल ठीक है, ये 8 बार जा रहा है। तो आपको एचसीएफ कितना मिल गया? 8। एचसीएफ 8 मिल गया, तो यहाँ पर एचसीएफ की वैल्यू 8, तो ए बी का मान कितना आ जाएगा? 8 से इसको काटोगे 6 के बराबर, तो ये 6 हो जाएगा। तो एलसीएम कितना होता है? एच ए बी, तो 8 से 8 कट गया,
यानी कि 1/6 ये इसका रेशियो आ जाएगा, 1/6 यानी कि बी पार्ट विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला सवाल क्या कह रहा है कि स्कूटर की कीमत 10%, 5 और 15% बढ़ जाती है। स्कूटर की कीमत में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ये आपको बताना है। नेट इफेक्ट आपको निकालना है। कैसे कर सकते हैं, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, है ना। 10 और 5 50/100, तो ये नेट इफेक्ट कितना आ गया 15.5। फिर से एक बार और लगा देंगे, 15 प्लस 15 गुणे 15.5/100, तो ये कितना हो जाएगा 30.5 प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225, थोड़ा सा उससे ज़्यादा ही जाएगा, तो 225 के 15×75, तो 7.5 है ना, तो 7.5 इसमें और ऐड कर दो, तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा 230 के अराउंड, और 230 बटे में 100 करोगे तो 2.3, तो 2.3 है तो 32 के अप्रॉक्स आएगा, 32 के अप्रॉक्स एक ही ऑप्शन है, तो इससे ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। दो ट्राइंगल्स आपको दिए गए हैं, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है, ई एफ का मान देखो, अगर एरियाज का रेशियो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है तो साइड्स का रेशियो कितना होना चाहिए, एक्स और वाई। ई एफ कौन सा है, ये वाला है, नीचे वाली की वैल्यू ए दी है, तो उसी के करस्पॉन्डिंग बी सी का मान पूछ रहा है, इसको मान लेते हैं एम, तो ये इसी रेशियो में होने चाहिए। एम का मान कितना आ जाएगा, ए एक्स अपॉन वाई। कुछ क्वेश्चंस और भी डायरेक्ट रहते हैं, देखते ही आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। एक परीक्षा में एक छात्रों में 25 छात्रों के अंकों का औसत कितना था, 19 था। 25 छात्र थे, औसत था 19। बाद में शिक्षक को पता चला कि दो छात्रों के अंक 14 और 15 के बजाय क्रमशः 18 और 19 ले लिए गए। 19 ले लिए गए मतलब बड़े बड़े नंबर लिए गए, आने कितने थे, छोटे छोटे थे। तो इसमें क्या समझ में आए कि औसत घटेगा, कितने से घटेगा, जितना ज्यादा लिया होगा। 18 लिया गया 14 की जगह पे तो 4, 19 लिया गया 15 की जगह पे तो 4, 4 और 4 8, 8 से घट जाता, लेकिन औसत है, सम नहीं है, तो डिवाइड हो जाएगा कितने लोगों में, 25 लोगों में, तो ये ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नया वास्तविक औसत कितना होगा, 18 पॉइंट समथिंग, 19.1 से भी कम ही घटेगा ना, तो ये इसका एक से वैल्यू कमी घटेगी, दशमलव में कुछ आ जाएगी, तो 18 दशमलव समथिंग इसका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो बहुत ही आसान हो गया, घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं जब मल्टीप्लाई करते हैं सेम बेसिस को, तो ये x की पावर 9 और 5 14 -4 प्लस 0 -6, 6 और 4 10, 14 में से 10 घटेगा तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4, तो प्लस का 4 ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बिल्कुल बेस क्वेश्चन, कई बार बहुत बेसिक चीजें पूछ लेता है जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं ना। घातें जुड़ती हैं जब बेस गुणा करते हैं, और जिनमें बेस सेम हो, है ना, डिवीजन में घट जाती हैं, ऐसी बातें आपको पता होनी चाहिए। चलिए, साइन 30 कॉस 60 माइनस कॉस 30 साइन 60 का वैल्यू इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए माइनस बी की तरह लिख रहा है ये। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला ही यही होता है, अगर ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखूं तो क्या आएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये इस तरह से लिख करके साइन ए माइनस बी, तो साइन में जब मैं घटाऊंगा 30 में से 60 को तो माइनस का 30 आएगा, और साइन में अगर -30 है तो इसको माइनस का साइन 30 की तरह भी लिख सकते हैं, तो यहाँ से इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। बाकी आप माइनस साइन 30 यहाँ भी दो दो बार है, माइनस प्लस तो ये वाला प्लस होगा, है ना, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा ये टाइपिंग एरर है, कोई बात नहीं, और बाकी आप इसको वैल्यूज के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हो, बट उससे कुछ होगा नहीं, वैल्यू को पुट करोगे फिर क्रॉस चेक करना पड़ेगा, फॉर्मूला याद होगा तो तुरंत ही आप ऑप्शन में देख पाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन 1.6 और 3.6 का मध्यानुपाती और 5 और 8 के तृतीयानुपाती। मध्यानुपाती आपको पता है अंडर रूट में इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1.6 और 3.6, तो ये दशमलव हटाओगे नीचे में 10, ये दशमलव हटाओगे नीचे में 10, तो 16 का स्क्वायर रूट 4, 36 का 6, 10 गुणे 10 100 का अंडर रूट 10, तो ये आ गया। और इससे रेशियो लिखना है 5 और 8 के तृतीयानुपाती, 5 और 8 के तृतीयानुपाती ये हो गया x, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो कितना आ जाएगा 8 इंटू 8 डिवाइड में 5, 5x बराबर 8 इंटू 8, तो 8 इंटू 8 बाई 5। इन दोनों का आपको रेशियो बताना है, इस 5 से इसको काटोगे आएगा 2,
इस 4 से और इसको 8 को ये 2 कटेगा तो ये आएगा 3। तो 3 का रेशियो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 3:16 ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। एक जोड़ी जूते के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में अंतर कितने का है, 1200 रुपए का। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में। यदि लाभ 15% है, 15% का मतलब हमेशा ध्यान रखिए 3/20, यानी कि अगर 20 रुपए की कॉस्ट प्राइस है तो 3 रुपए का लाभ हो रहा है, तो कितने में बेचा जाएगा, 23 में। 3 की वैल्यू, अंतर कितने का है, 3 का, 3 की वैल्यू 1200, कितने से गुणा किया जा रहा है, 400 से। 23 का गुणा 400 से कर दोगे, 23 चौको 92, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर 25% की वार्षिक दर पर एक निश्चित धनराशि उधार देता है। 6 वर्षों में ब्याज की धनराशि उधार दी गई धनराशि से 360 अधिक हो जाती है। उधार दी गई धनराशि क्या है, 25% वार्षिक दर से उधार देता है, 6 वर्षों में ब्याज की धनराशि 360 रुपये अधिक हो जाता है। 25% की दर से मतलब क्या होता है, 25% मतलब 1/4, यानी कि 4 पे 1 रुपए का। तो 6 वर्षों में कितना, 6 का, तो ये 6 रुपए बढ़ जाएगी, 6 रुपए बढ़ेगी तो 10 हो जाएगी, है ना। कितनी अधिक हो जाती है, तो 6 अधिक हो जानी चाहिए, ये क्वेश्चन में दिया गया 360। धनराशि कितनी थी, कितने से गुणा हुआ, 60 से, तो 60 से गुणा करोगे यहाँ पर भी, तो 6 चौको 24, 240। तो आपको क्या बताना है, उधार दी गई धनराशि ही बताना है ना। तो 240 ये इसका आंसर होना चाहिए। 6 वर्षों में ब्याज की धनराशि, अच्छा ओके, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए फिर से देखिए, 25%, यहाँ तक सब कुछ ठीक था। 4 से 1, 1/4, थोड़ा सा मिस्टेक हुई पढ़ने में। और ये मिलता है 6 वर्षों में, यहाँ से बहुत ध्यान से पढ़ना है। ब्याज की धनराशि, तो ब्याज कितना होता है, 6। उधार की धनराशि, उधार कितना था, 4 से कितना अधिक हो जाती है, 2 अधिक हो रही है, तो 2 की वैल्यू 360, तो 1 की वैल्यू मतलब कितने से गुणा हो रहा है, 180 से। तो 180 से गुणा कर देंगे तो 18 चौको 72, 720, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। छोटी सी मिस्टेक पढ़ने में अगर हुई और आंसर गलत हो सकता है ना। तो ब्याज जो है वो बोल रहा है मूलधन से कितना ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया। मुझे लगा ब्याज की ही वैल्यू बोल रहा है कि धनराशि से ब्याज इतना मिलकर के अधिक हो जा रहा है, लेकिन ब्याज ही बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन, समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है। इस समबाहु त्रिभुज के परितः, है ना, परितः यानी ये यहाँ से इस तरह से जो ये सर्कल बनेगा, उसकी आपको क्या पूछ रहा है, त्रिज्या पूछ रहा है। तो ये आपको सभी के लिए रिजल्ट्स कुछ कुछ याद रखिए, है ना। एच, और ये आपका यहाँ पर इस कैपिटल आर, ये आपका हो जाता है स्मॉल आर, और ये टोटल सम इनका क्या हो जाता है, एच के बराबर, है ना। तो ए अपॉन में √3 अगर करेंगे तो ये कैपिटल आर, ए अपॉन में 2√3 करेंगे तो स्मॉल आर, और अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 + 1/2, ये आपका हो जाएगा कितना, 3/2। तो ये आपकी वैल्यू कितनी आ जाती है, a√3/2, तो a√3/2 के बराबर, तो ये इसका सम हो जाता है ना। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं, कितना आ जाएगा, 12/√3। ये किसकी वैल्यू होगी, परिवृत्त त्रिज्या की। अंतःवृत्त के त्रिज्या की वैल्यू पूछता तो 12/2√3 होता। मैंने आपको बताया था पहले लेक्चर में, कॉन्जुगेट से जरूर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3, 12 को काटेगा 4, 4√3, ये इसका राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डीआई का एक अच्छा सा क्वेश्चन लग रहा है, बड़ा सा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दुकान ई से, ई यहाँ पर है, से कूलर से आने वाले कुल राजस्व कौन कौन से हैं, नंबर ऑफ आइटम्स है उसमें, एसी, कूलर, फैन, तो मिड वाला। कुल राजस्व का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, देखते हुए कि सभी दी हुई वस्तुओं को दुकानदार ई से बेचा जा रहा है और सभी दी गई दुकानों से केवल 3 वस्तुओं की बिक्री की जाए 3 दशमलव स्थानों तक। अच्छा, तो आपको दुकान ई से, कूलर से आने वाला, फाइंड द परसेंट ऑफ टोटल रेवेन्यू विच कम्स फ्रॉम कूलर फ्रॉम शॉपी कंसिडरिंग ऑल गिवन आइटम्स आर बीइंग सोल्ड फ्रॉम शॉपी। अच्छा, सिर्फ शॉपी से ही बेचा जा रहा है, ऑल गिवन शॉप्स ओनली गिवन 3 आइटम्स आर बीइंग सोल्ड राउंडेड ऑफ टू डेसिमल। इसका तो बहुत ज़्यादा 3 हो या बहुत सारी हो, उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको परसेंट जैसे ही पूछा जाएगा तो आप इसको देख सकते हैं। सेलिंग प्राइस कितना है, 8,000 है। तो अगर ये मैं मान लेता हूँ कि ये ई ही सिर्फ बेच रहा है, तो एक वैल्यू, एक कूलर बेचेगा और कूलर की कीमत कितनी, 8,000 है,
तो ये 8,000 हो जाएगा। इतना उसने सेल किया है और इसका परसेंट बताना है तो बाकी सबका सम करना पड़ेगा। तो 5 उसने एसी बेची है, एक सेलिंग प्राइस पर यूनिट एक की कितनी है, 265 है, तो 5 की कितनी हो जाएगी, आप जोड़ लोगे, यहाँ पर 5 से गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 55 25 2 6 पंचे 30 और 2 32, हासिल लगेगा 3, 5 दूनी 10 और 3 13, ये 13 1,32,500 एसी से टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ। और 4 फैन, एक फैन की कीमत कितनी, 12,200, तो 4 की कितनी हो जाएगी, 4 दूनी 800 और 12 चौको 36 है, 12 दूनी 24, 12 चौको 48, तो 48,800 है ना। तो ये आपका इसका सम आ जाएगा। इसको टोटल सम कर दोगे तो ये कितना बन रहा है, देख लो। 2 जीरो सभी के पास है, 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो, इसको हटा दो, है ना। और बाकी को सम कर देते हैं, तो 80 और नीचे कितना हो गया, 488 में 80 जोड़ दोगे तो ये कितना हो गया, 500, 8 और 8 16, तो 568, और इसमें 1325 और जोड़ दो तो 8 5 13 के 3, हासिल लगेगा 1, 6 2 8 और 1 9, और ये कितना हो गया, 5 3 8 और 1, तो 1893। इसका आपको परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो ये कितना हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट अगर मैं इसको देखूंगा तो ये है 8,000, और नीचे में कितना है 1893, लगभग में ये 1900 अगर इसको देखता हूँ तो 1938 1957 1976, तो 4 से थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, 4 से थोड़ा सा ज़्यादा, ए पार्ट विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ई का ही आपको कंसिडर करना था, और ई के कंसिडरेशन में हम लोगों ने यहाँ पर ऐसे किया। टोटल नंबर ऑफ आइटम्स पे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें परसेंटेज बताना है। तो इस रेशियो से हमने एक एक यानी कि टोटल कितने 10 आइटम को सेल किया, 5 और 1 6 और 4 10 आइटम को हमने सेल किया और उससे होने वाला रेवेन्यू का परसेंटेज कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उन छात्रों की संख्या कितनी है जिनका कुल प्रतिशत 80% और उससे अधिक है। ओके, तो कुल प्रतिशत आपको देखना है 80 या उससे अधिक किसका है, देखो इसका 80 से अधिक है, सभी में 80 से ऊपर है, इसका भी 80 से अधिक है, सभी में 80 से अधिक है, इसके दो में 80 है और दो में 80 से कम, तो 80 से अधिक तो नहीं होगा, ये तो रॉन्ग हो गया। इसके एक में 5 से ज़्यादा है, एक में 5 कम है, तो ओवरऑल प्रतिशत 80 से अधिक होगा, ये भी है। इसमें 3 में ये तो एग्जैक्ट 80 है, 80 और उससे अधिक, तो इसको भी कंसिडर करना है, ये तो क्लियर कट 80 से अधिक है। तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं, सभी हैं एक को छोड़ के, तो 5 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका प्रतिशत 80 या उससे अधिक है, इज 80% एंड अबव, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। राज्य S3 से सर्वेक्षण में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या S3 से भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या S4 से अनुपात क्या है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी रहते हैं एग्जाम में जो बहुत आसान रहते हैं, इनको देख के बहुत ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है, फटाफट टिक करके आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 8,127 को 8 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। देखो 8,127 को आप ऐसे देखना स्टार्ट करिए, 8,000 है और 127 में आप 18 के पहाड़े या 8 का पहाड़ा आप देखिए, सबसे नियरेस्ट इसके नंबर कौन सा आप सोच पा रहे हैं, है ना। तो 12 अट्ठे 96 होता है, तो मैं अगर इसको 96 की तरह देखूं तो इसमें 4 जोड़ दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 31। तो देखो ये सारे नंबर्स तो कटते हैं, तो ये शेषफल में कोई योगदान नहीं देते हैं। 32 होता तो -1 लिखता या प्लस का 7, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे टुकड़े में आप इसको ब्रेक कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला सवाल क्या कह रहे हैं, ए बी और सी अलग अलग एक कार्य को कितने 10 20 और 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि हर तीसरे दिन बी और सी दोनों ए की सहायता करते हैं। हर तीसरे दिन बी और सी दोनों ए की सहायता करते हैं, है ना। तो आपको बताना है कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। टोटल कार्य मानिए 40, इसकी क्षमता 4, इसकी क्षमता 2, इसकी क्षमता 1, तो पहले दिन कितना कार्य होगा 4, दूसरे दिन कितना कार्य होगा 4, तीसरे दिन बी और सी हेल्प करने आएंगे तो कार्य कितना होगा 7, यानी कि हर 3 दिनों में कार्य कितना हो जाएगा 8 7 15, तो 6 दिनों में कितना हो जाएगा 30। इसके बाद आप कहोगे कि फिर जाएंगे तो 45 हो जाएगा, तो अब एक एक दिन बढ़ते हैं, तो 7वें दिन कार्य होगा कितना 34, 8वें दिन कार्य कितना हो जाएगा 38, 9वें दिन अगर पूरा पूरा गए तो कार्य बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 सही 2/7, क्योंकि एक दिन में 7 कार्य होता है,
तो 2/7 जाएंगे, तो 2/7 यानी कि 40 कार्य पूरा हो जाएगा। दैट इज ए पार्ट विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। आपको बताना है व्हाट इज वैल्यू ऑफ साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। अब देखो यहाँ पर जिन बच्चों को फॉर्मूलाज वगैरह पता है तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर फॉर्मूलाज नहीं पता है तो फिर आप इसको करने के लिए क्या कर सकते हैं, वो भी चीज़ आपको आनी चाहिए। यहाँ पर या तो आप कुछ वैल्यूज पुट कर सकते हो, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जो सीधे से फॉर्मूला ही पूछ ले रहे हैं ना, उनमें आपको मतलब दिक्कत हो जाएगी अगर आपको फॉर्मूलाज नहीं पता होंगे तो वैसे तो सबसे बेस्ट वही है कि आपको फॉर्मूलाज ही पता हो तो बेस्ट है ना। तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा अगर होता है, या जिन बच्चों ने यूपी बोर्ड से प्रिपरेशन करी है उनको ये फॉर्मूला याद होता है साइन सी प्लस साइन डी की तरह। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin c+d/2 इंटू कॉस c-d/2। अगर यहाँ पर ही माइनस साइन लग जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस जहाँ पर ये d वाला प्लस है वही माइनस हो जाएगा। तो ये रहेगा 2 sin c-d/2 इंटू कॉस c+d/2। ये अगर यहाँ पर माइनस होता है, यानी कि साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला ये होता है ना। तो यहाँ से देखोगे तो कौन सा बन जाएगा, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा है, तो हमें क्या चाहिए, साइन में चाहिए c-d, साइन में c-d यहाँ पर है, और कॉस में चाहिए c+d, तो ये यहाँ पर है। तो ये ए पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके फॉर्मूलाज होते हैं जिनको आप ध्यान रखिए, बेसिक फॉर्मूलाज हैं ट्रिग्नोमेट्री के, बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शीशे के एक अर्धगोले को 72 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु में ढाला जाता है। अच्छा, ढाला जा रहा है, तो अर्धगोले को किसमें, लंबवृत्तीय शंकु में इस तरह से ढाला जा रहा है। शंकु के आधार की त्रिज्या क्या होगी, ढाला जा रहा है यानी वॉल्यूम सेम हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर, 72 सेंटीमीटर ऊंचाई है, ये कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो आर कितना है, इसका त्रिज्या कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर इंटू 4, क्यूब को ऐसे लिख लेंगे। पाई/3 से पाई/3 कट जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, और या तो पूरा सॉल्व करो या फिर सीधे से 4 दूनी 8, इसको काट दोगे आ जाएगा 9। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, 4 का स्क्वायर, 9 को लिख लेते हैं 3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा, 4/3 यानी कि 1.33, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला सवाल है, एक त्रिभुज के कोण है इस तरह से दिए गए, त्रिभुजों के कोणों के योगफल कितना होता है 180, तो इसका योग करोगे तो 8x, x ये हो गया 10x, और 96 में से 46 घटा दोगे तो कितना बचेगा 50। तो x का मान कितना आ जाएगा, ये इधर आएगा 230, 230/10, तो 10 से 10 कट जाएगा, x का मान आ गया 23। 23 ढूंढ के आंसर नहीं लगाना, पूछ क्या रहा है देख लो। तो ये आपसे पूछ रहा है एक त्रिभुज के कोण इतने हैं, 2x का मान बताना है, 2x का मान कितना हो जाएगा 46, यहाँ पर ये 46 होगा, फिर से कुछ टाइपिंग एरर है, और एक 23 भी होना चाहिए, एक 23 होगा, एक 46 हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर भी देख लेते हैं, x 8x तो हो गया 10x, 96 में से 46 घटेगा तो ये आ जाएगा 50। अच्छा, ये प्लस का 50 होगा, ओह सॉरी, तो फिर यहाँ पर कुछ इसको करेक्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 10x + 50 = 180। तो 10x है तो x का मान कितना हो जाएगा 13, x का मान 13, तो अच्छा 2x 46 नहीं 26 हो जाएगा, तो 2x का मान हो जाएगा 26 के बराबर, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने, इसको अटेम्प्ट कर लीजिए। ओ वृत्त का केंद्र है, एक बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा वृत्त को Q पर स्पर्श करती है। तो ये एक पॉइंट P से खींची गई स्पर्श रेखा Q पर स्पर्श करती है। PQ का मान दिया गया है 24, OQ का मान दिया गया है 10, आपको बताना है OP का मान। OP का मान जब भी स्पर्श रेखा है तो ये 90 होगा, 10, 24, 26, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, 5, 12, 13 के डबल। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। इसकी PDF आपको मैथ्स SSC प्रिपरेशन विद आशीष सर इस नाम के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसपे आंसर की भी है। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से PDF भी ले सकते हैं, और चैनल को ज्वाइन रखिए तो आपको PDFs मिलती रहेंगी, आप अपनी प्रिपरेशन वहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।